हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट स्पेशल क्लासेस में अंतिम समय की बिल्कुल लगातार मैराथन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही सटीक एकदम आपके सभी सब्जेक्ट के चुनिंदा क्वेश्चंस की जो तैयारी चल रही है, उसमें एक बार फिर से हम कुछ नए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये आपके पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर देखने होंगे आपके एग्जाम में। निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन ईबीएस के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चंस का ये हमारी मैराथन क्लास है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कवर करने की तैयारी है। सभी लोग देखिएगा। कल शाम को हमने इसी प्रकार की आपकी बाल विकास की मैराथन क्लास दी थी, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे 50+ क्वेश्चंस एक बार में कराए गए थे, कम से कम समय में, वो भी पूरी व्याख्या के साथ, जो कि आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लिंक नीचे दिया गया, अगर आपने उस क्लास को ना देखा हो तो तुरंत जाइएगा और उस क्लास को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। तो यहां बात की गई दोस्तों सार्वभौमिक यानी कि सभी के हितों की सुरक्षा की जाए। मानवाधिकार यानी कि अपना अधिकार, जो मानव के हितों की रक्षा करने का जो अधिकार है, वो आपका अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 15 में सार्वभौमिक मानवाधिकार को लेकर बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 10% नियम किसने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताया था, कंज्यूमर वाला, प्रोडक्ट वाला टॉपिक जो है, उससे रिलेटेड है। 10% नियम लिंडमान ने दिया था 1942 में। इन्होंने ये नियम दिया था। लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए आखिर इसका नाम 10% क्यों रखा गया है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच का जो एक प्रकार की चैन होती है, ये प्रोडक्ट है हमारा, एक एक करके ये फर्स्ट स्टेज में पहुंचा, इसके बाद ये सेकंड में, ये थर्ड में। तो इनका कहना था कि जब भी कोई चीज, कोई भी फूड चैन के अंतर्गत एक स्तर से दूसरे स्तर में कोई प्रोडक्ट पहुंचता है, तो केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। यानी कि अगर आपके पास 100% ऊर्जा यहां पर है, तो सिर्फ इस स्तर पर 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। बाकी ऊर्जा रास्ते में, या कह सकते हैं वहीं पर रह जाती है। इसके अलावा जब ये पहुंचेगा तो इसका 10% ही पहुंच पाएगा। ये इन्होंने अपने नियम के अंतर्गत बताया था। अगला क्वेश्चन है EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों, ये EIA इन्वायरमेंट को लेकर जो इंपैक्ट असेसमेंट, जो उसका प्रभाव है, उसको लेकर जो परीक्षण किए गए थे, वो 1969 में अमेरिका में स्थापित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका बन सकता है भारत में कब इसको पूर्ण रूप से संबंधित किया गया, यानी कि लिखित तौर पर। तो आपको बता दें, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। सबको कल की क्लास में हमने बताया था, परसों की क्लास में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, एक्ट आया था। इसी के अंतर्गत EIA को भी सम्मिलित किया गया था 1986 में, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम आप लोगों ने काफी अच्छे से सुना होगा, इसकी गैसेस के बारे में भी बताया, लेकिन काफी लोगों को यह नहीं पता है आखिर ये किसने बताया था। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फ्यूरियर इनका नाम है। इन्होंने 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर उसकी संकल्पना, उसको जो कॉन्सेप्ट थी, उसको क्लियर किया था 1824 में। और इन्होंने तभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेट करते हुए बताया था। अगला क्वेश्चन है किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। यानी कि सबसे पहले यहां आपको बता दें, डॉप्सन इकाई आप लोग जो देख रहे हैं, डॉप्सन इकाई जो है, ये ओजोन परत की इकाई के रूप में जाना जाता है। उसमें जो कह सकते हैं हम लोग, उसकी जो परत है, उसकी इकाई के रूप में जानते हैं। और जब ये 200 डॉप्सन इकाई के नीचे इसका स्तर पहुंच जाता है, तो हम उस परत में, उस स्थान पर जहां पर ये इसके नीचे पहुंच जाता है, उस स्थान पर छिद्र की संज्ञा दे देते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारे ध्रुव हैं, ध्रुवों पर जो ओजोन परत है, उसके छिद्र काफी बढ़ चुके हैं। आपको पता होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब कहां किसके द्वारा हुई थी? निश्चित मानिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, लगभग खत्म की ओर था विश्व युद्ध, तब अमेरिका ने जापान पर एक परमाणु हमला किया था। एक नहीं बल्कि 2 परमाणु हमले किए थे, जिनका जो परिणाम था, दुष्परिणाम था, वो आज भी वहां के लोग झेल रहे हैं। और ये आपका जापान के हिरोशिमा में सबसे पहले गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम। इसके बाद दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी में। कहां पर? नागासाकी में 9 अगस्त को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। लिटिल बॉय जो था वो बम का नाम था, और ये पहली परमाणु दुर्घटना थी जब इस प्रकार के पूरे विश्व स्तर पर परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पर्यावरण में पिछले ही वर्ष हमारे यूपी टेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी ये आपकी किसके कारण हुई थी? तो यहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिक के नाम से इसको जानते हैं। MIC नामक गैस थी, एक जहरीली गैस थी, जिसका रिसाव हो गया था एक रसायन बनाने की, एक कह सकते हैं हम लोग, जो खाद वगैरह बनाने की फैक्ट्री से, जिससे कि ये वहाँ के पूरे वायुमंडल में फैल गई और बहुत से लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। अब अगर हम डेट की बात करेंगे तो आपको पता होगा, लगभग 2 अगस्त की रात, यानी कि 2-3 अगस्त इसको लिखा जाता, 1984 की ये घटना है, जब ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। बहुत ही बड़ी त्रासदी के रूप में इसको देखा जाता है, और ये भी एक प्रकार की ऐसी त्रासदी थी जिसके असर आनुवांशिक तौर पर अभी भी देखने को मिलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जल मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों, बिहार के पावापुरी में। कहां पर है? पावापुरी नामक जगह है, वहां पर फेमस जल मंदिर स्थित है, और ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जी की चरण पादुकाएं यहां पर रखी हुई हैं, इससे संबंधित ये मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का नाम इसको दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमाएं बिहार को स्पर्श करती हैं? तो उत्तर में नेपाल हो गया आपका, पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड हो गया। झारखंड का हिस्सा बिहार को काट कर ही बनाया गया है। तो ये सीमाएं हैं जो बिहार को स्पर्श करती हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस हैं पूछे जाने के, बाकी जो भी चीजें हैं वो आप लोग पढ़ते रहिए, हम बताते रहेंगे क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, मखाने की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों मखाने की खेती कहाँ पर की जाती है? आपको पता होगा, बिहार के मधुबनी मखाने की खेती, और दूसरा मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड अभी एक चित्रकारी को, एक जो चित्रकार हैं, महिला चित्रकार, उनको पुरस्कृत भी किया गया पद्मश्री से। पद्मश्री से संबंधित इस बार कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी ना ही यूपी टेट का बना है पेपर और ना ही सुपर टेट का। सुपर टेट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल सटीक तैयारी कराते रहेंगे। कम समय और अधिक से अधिक ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार हमारी सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 3 अगस्त को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे संबंधित है? तो दोस्तों रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। किसकी? प्लाज्मोडियम की खोज की थी। दोस्तों आपको फिर से बता दें कि आपके ईवीएस के क्वेश्चन जो हैं ये एनसीईआरटी और दूसरा SCERT की जो बुक्स हैं उससे छांटकर चुनिंदा क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी मदद करेंगे। और जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उनको बता दें कि जल्द ही आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लाजवाब एकदम ज़बरदस्त सीरीज आ रही है, जिसमें अगर आपने क्वेश्चंस को हल कर लिया, निश्चित मानिए यूपी टेट में सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव होती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है वो हमारी पृथ्वी में, हमारे कह सकते हैं हम लोग, खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र यानी कि बार बार एक फसल ना उगा करके अलग अलग प्रकार की, अलग अलग वैरायटी व अलग अलग किस्म की फसलों का प्रयोग करना। जैसे आपकी इस समय आलू उगाए जा रहे हैं, आलू के बाद हम दूसरी फसल करते हैं, फिर आपकी तीसरी फसल, तो ये पूरा चक्र चलता रहता पूरे वर्ष भर। इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है
वो ह्रास नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? आपने देखा होगा पेड़ पौधे जो होते हैं इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसमें ये आपका क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा दिखाई देता है। हरे रंग की पत्तियां होती हैं और ये क्लोरोफिल जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में पौधों को भोजन बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं पत्तियों में ही पौधों के लिए भोजन का निर्माण होता है, उसमें क्लोरोफिल की भी अहम भूमिका होती है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। क्या दिया गया है कि समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो आपको बता दें दोस्तों, केस स्टडी के माध्यम से हम समस्यागत बालकों का पता लगा सकते हैं। उनकी केस स्टडी की वो किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सभी केस स्टडी के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं इन्हें जीवन की मूलभूत या सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के हमारे मांसपेशियां, हमारे शरीर के हिस्से, हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? मेधा पाटेकर कौन है, किससे संबंधित है? तो इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण संरक्षण, सोशल वर्कर, और साथ ही साथ इनको इन क्षेत्रों के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। पुराने समय से इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन चलाए। इनमें इनका जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर एक बांध बना दिया गया था, नर्मदा नदी को लगभग एक प्रकार से खत्म कर दिया गया था, उसको फिर से जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने पूरा प्रदेश, देश स्तरीय, देशव्यापी आंदोलन चलाया। साथ ही साथ इनको, मेधा पाटेकर जी को, एक कार्य के लिए और जाना जाता है। जो पिछड़ी जनजातियां हैं, जो हमारे इसी प्रकार के वनों में या कैसे नदियों के किनारे रहती हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जीवन शैली को सुधारने के लिए और उनको इन सभी से जोड़े रखने के लिए भी ये कार्य करती रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? आपको बता दें दोस्तों, विटामिन के जो होता है ये आपका रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है और आपके कहीं भी चोट लग जाती है, ब्लड निकल आता है, तो ब्लड बहता रहता है, ब्लड जमता नहीं है, इसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि थोड़ी चोट लगने के बाद ब्लड जो है वो स्थिर हो जाता है, यानी कि वहीं पर जम जाता है, उसके ऊपर कह सकते हैं एक हार्ड सी पपड़ी जम जाती है। लेकिन जब विटामिन के की कमी होती तब ऐसा नहीं होता। फिर से आपको बता दें, विटामिन के जो है वो आपका हरे पेड़ पौधे या कह सकते हैं हरी सब्जियों से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। 19 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला विधि जो है, यानी कि पर्यावरण कैसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जब आप एक्सपेरिमेंट्स करके, जब चीज़ों को खुद से स्वयं से हल करके पढ़ेंगे, परियोजना विधि के माध्यम से करेंगे, निश्चित तौर पर वो चीज़ उपयुक्त होगी। यानी कि अपने बच्चों को हमें इन विधियों से पर्यावरण की शिक्षा देना सबसे उपयुक्त माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये आपका केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि दूध जो है उसमें बहुत ही महीन जीवाणु आ जाते हैं, जिससे वे धीरे धीरे दूध को फाड़ देते हैं और वो उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो यानी कि जब बाल केंद्रित बनाएंगे, बालकों को केंद्र बनाएंगे, तो बालकों को केंद्र बनाने का मतलब है कि वो उस चीज़ को एंड तक समझें। दूसरी चीज़, उनको उससे रिलेटेड जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो क्वेश्चन पूछ सकें। तो क्वेश्चन कब पूछेंगे? जब उस चीज़ को वो प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उनको हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि भ्रमण विधि जो है ये आपके बाल केंद्रित बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। टीएलएम का क्या अर्थ है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बहुत बार आप लोग बाल विकास में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें उपयुक्त में लाई जाती हैं। फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट्स हो गए, वीडियो वगैरह हो गए, यानी जितनी भी चीज़ें जिनसे हम बच्चों को किसी ना किसी रूप में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वे सभी चीज़ें टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आ जाती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध
प्रसिद्ध आम है जर्दालू आम। जर्दालू आम जो ये बिहार के भागलपुर का प्रसिद्ध आम है। कहाँ का है? भागलपुर का प्रसिद्ध आम है। विदेशों तक इसकी ख्याति फैली हुई है, भागलपुर का जर्दालू आम। अगला क्वेश्चन है योजना विधि के किस दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है? परियोजना विधि या योजना विधि जो होती है दर्शनवाद, ये दर्शन सिद्धांत के प्रयोजनवाद पर आधारित होती है। किस पर होती है? प्रयोजनवाद पर आधारित होती है। यहां से क्वेश्चन आपका और कई बार पूछा गया, सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया था कि योजना विधि के प्रतिपादक कौन है, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपको हमेशा नाम याद रखना किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है किलपैट्रिक। यही यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। परियोजनवाद की बात करेंगे तो विलियम जेम्स को इसका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? पहली ईवीएस की क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया था, फिर से आपको और अच्छे से बता रहे हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो एक वन संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे ऊपर मेधा पाटेकर ने आंदोलन चलाए थे, उसी प्रकार से इन्होंने भी आंदोलन चलाए थे। उन्होंने नर्मदा को बचाने के लिए चलाया था, इन्होंने जंगलों को, वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन जिसका नाम दिया गया था, बहुत ही अच्छे से हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहे हैं, समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। एक अंक आपका 100% पक्का हो जाएगा। इन दोनों टॉपिक से निश्चित तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बिहार में बोई जाने वाली मुख्य रेशा फसल कौन सी है? तो दोस्तों जूट की खेती भी बिहार में तेजी से की जाती है और ये रेशेदार फसल यानी कि रेशे फसल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में, भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला नेशनल पार्क जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका दूसरा नाम हैली नेशनल पार्क भी है। ये नैनीताल में स्थित है, तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये आपकी संस्कृत संरक्षण जो होता है ये पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सीसीई क्या है? तो सीसीई के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका नाम सुनकर के आखिर ये क्या चीज है। तो आपको बता दें कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो सभी लोगों ने सुना होगा। अगर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से ईवीएस सीडीपी पढ़ी हुई है तो निश्चित तौर पर आपको डीपली इसके बारे में पता होगा। यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना सीसीई के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार की क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया या प्रणाली होती है जिसे हम सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई के रूप में जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो दोस्तों ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांत जो होता है ये अवलोकन का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप से देख करके उसके व्यवहारों का, उसका जो कार्य है उनका अध्ययन करके उस पर उसको सीखें या उसको पूर्ण रूप से अवलोकनीय किया जाए। ये आपका व्यवहारवाद के अंतर्गत मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? तो दोस्तों अलग अलग नदियां हैं, यहां पर क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग आ गया है। कोसी नदी बिहार की नदी है, कोसी नदी, इसे बिहार का श्राप भी कहते हैं। इसमें कभी भी या कह सकते हैं इसकी बाढ़ ऐसी होती जो किसी भी क्षेत्र में फैल जाती है। ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, इसमें बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये एक सड़क मार्ग है, लेकिन कैसा सड़क मार्ग है? तो आपको बता दें स्वर्णिम चतुर्भुज, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यानी कि हमारे चार जो सबसे प्रमुख चारों दिशाओं में स्थित महानगर हैं उन महानगरों को इस हिसाब से जोड़ना, इन हाईवेज के माध्यम से जोड़ना कि बीच के भी सभी महानगरों को, बीच के भी बड़े बड़े शहरों को इस परियोजना के अंतर्गत ला दिया जाए। इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में जानते हैं। इधर आपका दिल्ली हो गया, इधर आपका कोलकाता हो गया, इधर आपका मुंबई हो गया, नीचे आपका चेन्नई विशाखापट्टनम हो गया। इन सभी क्षेत्रों को आपस में हाईवेज के माध्यम से जोड़ना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है? तो आपको बता दें विटामिन बी जो होता है हमारा, इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक सींग वाले गैंडे का मुख्य आश्रय स्थल क्या? बहुत बार क्वेश्चन यूपी टेट में यह भी पूछा गया, बहुत, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है वन्य जीव अभ्यारण्य से तो 99% बार आपका यही क्वेश्चन पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा, भारतीय गैंडा, यहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है। यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? आपको पता होगा दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी जरूर लेते रहिए। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। विटामिन डी क्या होता है? हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित होता है। तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बच्चों में, बड़ों में, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। ये आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगर आपको सीधे शब्दों में बताएं, इसे सूखा रोग भी कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ जो है, जो हमारे शरीर का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, जिससे कि हमारा शरीर सूखने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। विटामिन डी, यानी कि अगर आप सूर्य का प्रकाश ही लेते रहें तो निश्चित तौर पर आपको सूखा रोग नहीं होगा, आपकी हड्डियों में दृढ़ता बनी रहेगी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रत्येक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी, आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना अच्छा सपोर्ट हमारे पास, हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए। आगे भी आप इसी प्रकार से अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। निश्चित तौर पर आपकी 100% तैयारी यहीं पर कराई जाएगी। कम समय में सबसे ज्यादा तैयारी, सुपर टेट की भी लगातार क्लासेस अब आपको देखने को मिलेंगी। यूपी टेट एंड होते हुए ही आपको लगातार बिल्कुल स्पेशल नोट्स के द्वारा जो आपकी तैयारी कराई जाएगी वो यहां आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जानते हैं? ये गंगा डॉल्फिन के रूप में जानी जाती है, जो कि हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं जो राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में जानी जाती है, जलीय जीव के रूप में हम जानते हैं गंगा डॉल्फिन को। इसका दूसरा नाम सू डॉल्फिन भी है। ये आपकी गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन होती है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की चोंच मुख्य रूप से किस पर आश्रित होती है? तो हमारे पक्षियों की चोंच जो है वो किस हिसाब का भोजन करते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, उस पर डिपेंड करती है। उसी के आधार पर स्वयं उनकी चोंच वैसी ही होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े हंस टाइप के होते हैं, बगुला होते हैं, उनकी चोंच बहुत ही लंबी होती है, क्योंकि वो पानी के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं और पानी से मछलियों को पकड़ते हैं। इसी आधार पर अलग अलग पक्षियों की चोंच उनके जिस हिसाब से वो भोजन करते हैं उसके आधार पर ही आश्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि की मान्यता मिली है? तो दोस्तों योजना विधि, किलपैट्रिक वाली विधि है, इस विधि को वैज्ञानिक विधि की मान्यता मिली, यानी कि इस विधि को वैज्ञानिक तौर पर सबसे अच्छा माना जाता है पर्यावरण पढ़ाने के लिए। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो दोस्तों गंगा नदी पर बना हुआ पुल है, महात्मा गांधी सेतु के रूप में इस पुल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम आपको बताना। परत से 100% आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको भी जरूर तैयार करते रहिएगा। तो हमारा क्षोभ मंडल जो होता है ये सबसे निचली परत पाई जाती है वायुमंडल की, जिसकी कह सकते हैं ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर तक, कहीं कहीं आपको 8-10 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, कहीं कहीं 16 किलोमीटर भी ये देखने को मिलती है। लेकिन आपको हमेशा क्या याद रखना, सबसे निचली परत जो होगी इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। निश्चित तौर पर 1 नंबर आपको ये टॉपिक देकर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन दिया गया, चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। फिर से तैयार कर लीजिएगा, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है आपके पर्यावरण के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन, अगर आपने पूरे 300 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन तैयार कर लिए, निश्चित मानिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे यहीं से आएंगे, बाकी
कुछ एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। मैराथन क्लासेस आपकी ईवीएस बाल विकास दोनों की चला रहे हैं। बाकी आपके प्रीवियस ईयर सेट भी मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, 2011 से लेकर के 18 तक 19 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स के सभी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। टेलीग्राम पर लिंक और पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पाते रहिए और एक एक क्लास को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य होता है? तो सिर्फ 0.65% जल समुद्र का जो है वो पीने योग्य होता है, बाकी खारा खराब पानी होता है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, BOD5 क्या, BOD5 क्या है? तो दोस्तों ये आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की लेवल को मापने के लिए एक प्रकार का BOD परीक्षण होता है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, 5 लगा हुआ है यानी कि इन 5 डेज यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 जुलाई को हर वर्ष हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाते हैं, तैयार कर लीजिएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया गया, श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़े बनाने की फैक्ट्रीज हैं वहां पर बहुत ही महीन रेशे, बिल्कुल महीन रेशे आते हैं और वो हमारे श्वसन के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इतने महीन होते हैं कि उनको परख पाना भी संभव नहीं है। यही रेशे जब हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं तो ये श्वेत फेफड़ा कैंसर रोग स्थापित कर देते हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां भी वहां पर हो जाती हैं टेक्सटाइल उद्योग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो 1994 में इसको लेकर एक रिट में उन्होंने कहा था कि इसके आसपास के क्षेत्र को हरित भरित रहने दिया जाए क्योंकि इसका कलर जो है वो पीला पड़ने लगा था और इसकी जो चमक है वो घटने लगी थी वायु प्रदूषण के कारण। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहां पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो शांत घाटी आपके केरल क्षेत्र में स्थित है और यही आपका क्षेत्र कह सकते हैं हम लोग सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, शांत घाटी का जो क्षेत्र होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने कौन सी बुक स्थापित की, कौन सी बुक तैयार की है? इसे रेड डेटा बुक का नाम दिया गया है और ये IUCN के द्वारा तैयार की गई एक बुक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं उनके नाम, उनके बारे में जानकारी दर्ज की गई है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो यहां पर 21.54 एरिया ऐसा है जहां पर वन है, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं पर्यावरण संतुलन को लेकर के कम है क्योंकि मिनिमम 33% वन प्रत्येक क्षेत्र में होने ही चाहिए। तो दोस्तों ये आपको आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी मैराथन क्लास के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए गए। बाकी ये बहुत लंबी सीरीज है, आगे देख सकते हैं आप लोग, बहुत से क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। पहले भी इस सीरीज को हम कर चुके हैं, फिर से आपके एग्जाम के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप लोग बस जुड़े रहिए, क्वेश्चंस को देखते रहिए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारी पिछली क्लासेस को देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।